मिल गया मिल गया मिल गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर मिल गया डिस्टेंस। ध्यान से देखिए इस पेपर को और इसे पूरा कर लीजिए अच्छे से तैयार। देखिए यहाँ पर 347 जीए सेट है। 2024 के जो भी विद्यार्थी हैं वो आंसर सीट को ऑब्जेक्टिव वाले जो है मिला लें उनको, और इसका फुल सॉल्यूशन आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। और 2025 में यदि आप बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं तब आपके लिए भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये सेशन, ठीक है डिस्टेंस। और इसका भरपूर तरीके से जो सॉल्यूशन है डीजे सर मैथ्स पर कराया जाएगा, और डीजे सर पर डिस्टेंस मैं इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। 2024 रसायन विज्ञान 347 जीए का ये सेट है। पेपर बहुत ही सिंपल था डिस्टेंस। अगर देखा जाए तो फिजिक्स के मुकाबले जो है केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल। देखिए पहला प्रश्न क्या, और मैक्सिमम पूरा पढ़ाया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। चाहे ऑफलाइन रहे चाहे ऑफलाइन में पूरा का पूरा अच्छे से बहुत आपको पढ़ाया गया पूरा इंडियन इंस्टीट्यूट में। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उत्तर जो है सही लिखकर बताना है हम लोग को। पहला देखिए क्या है, FE क्या है। यस ब्लॉक के तत्व हैं, P ब्लॉक के हैं, D ब्लॉक के, F ब्लॉक के तत्व। देखिए जब यहाँ पर पहले ब्लॉक में आप जब ऐसे पहुँचते हैं तो ये देखिए ये पहला होता है, देखिए ये वाला हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, सीजियम, फ्रांसियम हो गया, बेरिलियम, मैग्नीशियम। जब ऐसे आप बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर ये होता है D ब्लॉक का तत्व होता है, ठीक है ना। D ब्लॉक का स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनियम, एक्टिनियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम, वैनेडियम, न्यूडियम, टाइटानम, हालियम, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, मैग्नीज, टेक्नेशियम, रूनियम, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम। देखिए आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम आ गया, तो ये हो गया D ब्लॉक का तत्व, ठीक है ना। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन जो होगा क का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था जो प्रदर्शित करने वाला विन्यास क्या होता है, तो देखिए डिस्टेंस इसका जो राइट आंसर होगा ये करेक्ट हो जाएगा 3d5 4s2। देखिए इसका जो सिंबॉलिक फार्मूला होता है क्या होता है डिस्टेंस, n-1 d5 होता है, और यहाँ पर क्या होता है n-s2 होता है, ठीक है ना। ये देखिए है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी ख का जो होगा विकल्प नंबर सेकंड जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर डिस्टेंस, बहुत ही सिंपल पेपर था। ऐसा नहीं कि पेपर आप लोग के लिए बहुत जटिल मिल गया था, बहुत ही सीधा पेपर था आप लोगों का। देखिए ग प्रश्न क्या है, किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु को हटा देने पर सेल का वोल्टेज क्या हो जाएगा। तो देखिए डिस्टेंस लवण सेतु जो सॉल्ट ब्रिज होता है, जब उसे हम लोग हटाते हैं तो क्या होता है, अचानक शून्य हो जाता है, धीरे धीरे घटता है, फिर गति से घट पड़ता है, अपरिवर्तित रहता है। देखिए अचानक क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है ना। जो सॉल्ट ब्रिज होता है, देखिए यहाँ पर जब गैल्वेनिक सेल में आप लेते हैं, जैसे यहाँ पर 2 पात्र होते हैं ना, तो एक में जिंक होता है, जिंक सल्फेट लेते हैं, एक में क्या करते हैं कापर सल्फेट लेते हैं। तो यहाँ देखिए इंटरनली जो कनेक्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज को जब हम लोग हटा देते हैं, देखिए वो इंटरनली कनेक्ट करने का काम करता है और विलयन की उदासीनता को बनाए रखता है, ये काम होता है मुख्य रूप से साल्ट ब्रिज का, ठीक है। और जब हम लोग इसे हटाते हैं तो ये अचानक क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्या सेल का वोल्टेज जो होता है वो अचानक शून्य हो जाता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, देखिए डिस्टेंस ये हो जाता है 0, क्या होता है, शून्य होता है, 0.0 वोल्ट जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है अंगावाला सूत्र k = AE⁻ के लिए सत्य कथन क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, EA जो है सक्रिय ऊर्जा है, क्या है, सक्रिय ऊर्जा बोलते हैं इसे हम लोग, क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में होता है। देखिए EA जो होता है वो सक्रिय ऊर्जा होता है, ठीक है। तो अंग का जो चौथा ऑप्शन होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में पढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर और च प्रश्न को देखिए, च वाला प्रश्न क्या है आपका, अभिक्रिया 1/2a अभिक्रिया 1/2a = 2b के लिए a के विघटन की दर और b के बनने की दर से निम्न प्रकार से संबंधित है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से आपका करेक्ट होगा। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो दिया गया है आप सभी लोगों का, तो ये हो जाएगा -dA/dt = 1/4 dB/dt। तो ये ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या होगा, dA/dt = 1/4 dB/dt। देखिए अब ये अभिकारक होता है और उत्पाद होता है। तो निगेटिव चीज़ क्या होता है, ये बताता है कि भैया अभिकारक आपका घट रहा है और उत्पाद क्या हो रहा है, बन रहा है। तो ये निगेटिविटी साइन बनाता है कि बताता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अभिकारक घट रहा है। तो -dA/dt = 1/4 dB/dt जो होगा इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये था डिस्टेंस आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण। और चलिए अब यहाँ पर हम लोग का जो मुख्य रूप से आप लोगों से बात करनी है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। ये जो अति लघु या जिन्हें हम लोग लघु उत्तरी कह सकते हैं, तीसरे का दूसरे का देखिए क प्रश्न क्या है, एनिलीन की विभिन्न अनुनादिक संरचना लिखिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खुद भी लाभ उठाइए और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर करते रहना है। एनिलीन की विभिन्न अनुनादिक संरचना, देखिए रिजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। रिजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर जो होता है बेंजीन के बारे में, देखिए ये हो गया आपका बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। और यहाँ पर देखिए ये जो है केकुले वाला स्ट्रक्चर डिस्टेंस, ये जो है रिसाइक्लिक वाला। यहाँ पर देखिए एनिलीन के बारे में हम लोग कहते हैं कि जब यहाँ पर क्या होता है NH2, ठीक है ना, ये अमोनिया के घटक के रूप में बन गया यहाँ पर आप लोगों का। तो आप जानते हैं यहाँ पर कि जो होता है यहाँ पर देखिए लोन पेयर है यहाँ पर, ठीक है। अब जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करेगा, इसको
इस पर अटैक करेगा वो, ठीक। जब अटैक करेगा देखिए यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर जब अधिकता होगी तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन फिर क्या करेगा वो जाहिर सी बात है, यहाँ तो पहले से ही डबल बॉन्ड है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पहले से ही है। तो अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तुरंत रिपेल करेगा यहाँ पर, ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले पर। तो सिंगल फिर डबल, फिर सिंगल फिर डबल, तो ऐसे स्ट्रक्चर आपको 3-4 स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना डिस्टेंस। तो ऐसे देखिए यहाँ पर क्या होगा, मेजॉरिटी के माध्यम से जब यहाँ पर तो 3-4 स्ट्रक्चर यहाँ पर इसका बन के मिलता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर देखिए 3-4 स्ट्रक्चर बना के दिखाना था। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, फिर यहाँ से देखिए ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ से देखिए ऐसे जाएंगे, तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं रिजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, अनुनादी संरचना कहते हैं। बढ़ते हम लोग आगे। यहाँ पर जो नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न क्या है, अभिक्रिया के वेग पर ताप और सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। अभिक्रिया के वेग पर देखिए ताप और जो है, अभिक्रिया के वेग पर ताप और सांद्रता का प्रभाव। देखिए ताप के बारे में अगर बात करें तो अभिक्रिया के ताप में वृद्धि से क्या होता है डिस्टेंस, वेग सदैव बढ़ता है। भाई जाहिर सी बात है कि अगर अभिक्रिया कोई हो रही है, जैसे मान लीजिए आप भगोना है, पात्र है, उस पात्र में अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे या जो भी कंपोनेंट्स रहेंगे तो वो बहुत तेज़ी से आपस में रिएक्ट करेंगे। ये तो स्वाभाविक है, चीज़ें देखने को मिलेंगी। और तो ये चीज़ देखने को मिलता है, यानी उष्माक्षेपी और उष्माशोषी, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण बात है, सक्रिय अणुओं में वृद्धि हो जाता है और टक्कर बढ़ जाता है उनके बीच में, तो ये चीज़ देखने को मिलता है, ठीक है ना। अभिक्रिया के वेग का ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और ताप घटाने पर घटेगा। और सांद्रण के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए सांद्रता बढ़ने पर अणुओं की संख्या में वृद्धि होगी, ठीक है ना। सांद्रता बढ़ाने पर क्या होता है, अणुओं की संख्या में वृद्धि होगी, तो वहाँ पर भी चीज़ें जो है देखने को मिलता है। देखिए K4Fe6 है, Fe की ऑक्सीकरण संख्या बताना। देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Fe का हो जाएगा x प्लस साइनाइड का क्या होता है -1 होता है, तो यहाँ 6 × -1 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ देखिए जब इसको आप ब्रेक करेंगे तो K4 प्लस में टूटेगा और 4 माइनस में टूटेगा। ये यहाँ इक्वल टू -4 हो गया, x इक्वल टू हो गया -4 + 6, ये हो गया +2। तो देखिए ये आपको रोमन नंबर में लिखना होता है इसमें ना, यानी यहाँ पर +2 जो होगा आपका आयरन का जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। गैल्वेनिक सेल तथा वैद्युत सेल में क्या अंतर होता है। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर कहा गया कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा बदलना और इसका जस्ट अपोजिट होता है वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा बदलना। तो ये दोनों मुख्य रूप से सेलों में अंतर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 46 ग्राम एथेनॉल है और 54 ग्राम जल है। 46 ग्राम एथेनॉल, तो देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H5OH हो जाएगा। और यहाँ पर जल की बात किया गया तो ये हो जाएगा आपका H2O, ठीक है। 46 ग्राम है, इसका जब आपका ऑक्सीकरण संख्या इसका जब निकाल लेंगे, देखिए कभी भी निकालते हैं हम लोग, देखिए मोल अंश की बात कर रहा है, तो मोल अंश को कैसे निकालते हैं हम लोग बताइए। मोल अंश बराबर होता है पहले वाले की संख्या, जिसे हम लोग स्मॉल n ले लिए तो स्मॉल n प्लस कैपिटल N हो जाएगा, ये चीज़ हो गया। और जब विलायक का निकालेंगे तो कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ठीक। तो यहाँ हो गया मोल। मोल को कैसे निकालते हैं, भार बटे अणुभार से, भार बटे अणुभार से। तो बताइए यहाँ 46 ग्राम है, 46 ग्राम भार हो गया, अणुभार कितना हो जाएगा, 12 दूनी के 24, 24 में 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बताइए। 24 में जब आप 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 40, 40 × 46। तो यहाँ पर इथेनॉल का देखिए अणुभार कितना हो गया, इसका अणुभार जब निकालेंगे तो ये भी हो गया आपका 46, ठीक। तो इसका मतलब कि जब इसका आप निकालेंगे n का मान निकालेंगे, स्मॉल n का मान निकालेंगे, तो स्मॉल n का मान हो जाएगा आपका 46/46, भार बटे अणुभार काट देंगे तो कितना आ गया 1। अब यहाँ पर देखिए पानी का कितना होता है बताइए। पानी का होता है H2O का होता है 18 अणुभार होगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीजन का 16, तो 16 और 2 18 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर 54 ग्राम दिया है, ये होगा 18 बटे कितना, 54/18 हो जाएगा, काट दीजिए 18 यहाँ 54, तो ये हो गया कैपिटल N का मान। अब देखिए किसका निकालना है आपको, दोनों का निकालना है। तो मान लीजिए हमको इथेनॉल का निकालना है, तो क्या हो जाएगा इथेनॉल का निकालने के लिए x, अगर इसे सपोज करते हैं हम लोग, ये होगा n बटे में स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो स्मॉल n का मान कितना आया है बताइए, ये आया है 1/1 प्लस 3 आया है, 1/1 प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए 1/1/4 हो जाएगा, इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 0.25, देखिए 0.25 आ गया। ये किसका आ गया, आप सभी लोगों का आ गया, इथेनॉल का आ गया। किसका आ गया, इथेनॉल का आ गया। इसी प्रकार से जल का निकाल देंगे, जल का देखिए 0.25 है तो तुरंत घटा दीजिए, x भी निकाल लेना आपको है, कैपिटल N बटे में स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/1 प्लस कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 0.75 हो जाएगा। और जानते हैं कि दोनों का जो सम होता है 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ इस तरीके से आपको निकालना था, 2 नंबर आपका रिजर्व हो जाता। देखिए नॉर्मलता सवाल है, मैंने पहले ही बताया था कि मोलरता, नॉर्मलता, मूल प्रभाव पर सवाल जो होता है आपका ज़रूर पूछा जाता है।
आगे जब बढ़ते हैं मोटिवेशन, देखिए यहाँ पर फिनाल का जो है आप लोगों से पूछा गया है अनुप्रयोग। देखिए डिस्टेंस फिनाल के बारे में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से जो फिनाल होता है वो एंटीसेप्टिक होता है और कीटाणुनाशक होता है। फिनाल क्या होता है? एंटीसेप्टिक होता है और साथ ही साथ कीटाणुनाशक होता है ये। तो मुख्य रूप से इसका उपयोग जो करते हैं डिस्टेंस, देखिए कीटाणुओं को मारने के लिए ना, कीटाणुनाशक है। और कुछ जो कवक और वायरस होते हैं मुख्य रूप से सूक्ष्मजीव जो होते हैं उनके खिलाफ ये जो होता है मुख्य रूप से फिनाल जो होता है वो सक्रिय होता है, ठीक है। और त्वचा को भी देखिए कीटाणु रहित करने के लिए और खुजली से राहत देने के लिए डिस्टेंस फिनाल का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको उपयोग लिखना था, 2 नंबर आपका रिजर्व हो जाता। देखिए घ प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए घ प्रश्न क्या दिया गया है, हमारे शरीर में हार्मोन की भूमिका का उल्लेख कीजिए। देखिए हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हमारे शरीर का केमिकल मैसेंजर होता है। क्या होता है ये? केमिकल मैसेंजर के रूप में होता है, केमिकल मैसेंजर के रूप में होता है ये, ठीक है। मैसेंजर जैसे कोई भी रासायनिक मैसेज पहुंचाना होता है तो ये हार्मोन का ही काम होता है हमारे शरीर के अंदर। और शारीरिक हो गया, मानसिक भावनात्मक हो गया, इन सभी के स्वास्थ्य की जो जिम्मेदारी होती है वो मुख्य रूप से हार्मोन के कंट्रोल में होता है ये, ठीक है ना। संपूर्ण शरीर के काम का, जैसे भूख की बात हो गई, ब्लड प्रेशर की बात हो गई, मेटाबॉलिज्म की बात हो गई, स्लीप की बात हो गई, तो जितने भी हमारे सामान्य विकास होते हैं जो भी हमारे मूड से संबंधित होते हैं, यानी ऊर्जा का जो भी लेवल नियंत्रित होता है वो हार्मोन उसके लिए बहुत बड़ा उत्तरदायी होता है, ठीक है ना। तो हार्मोन क्या होता है? आपके वजन को भी प्रभावित करता है। तो हार्मोन जो है बॉडी का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग होता है, ठीक है ना, हार्मोन जो होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से थे आप लोग के ये प्रश्न। देखिए रोजनमुंड ये पूरा का पूरा देखिए पढ़ाया हुआ प्रश्न है ये भी आप लोगों का। देखिए आणविकता की कोटि, आणविकता और कोटि में अंतर देखिए मैं पहले ही बताया, मैंने आप लोग को चिल्ला कर बताया कि आणविकता और अभिक्रिया कोटि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर बार पूछा जाता है। सेल के विशिष्ट प्रतिरोध तथा चालकत्व के बारे में देखिए अंतर बताना है। एमीन किसे कहते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर एमीन और प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। तो यहाँ पर सीधा सीधा हो गया कि एल्किल ग्रुप, यानी एल्किल ग्रुप का मतलब देखिए CH3NH2 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका देखिए एक एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब हो जाएगा आपका सीधा सीधा C हो गया, फिर यहाँ पर आपका CH2 और यहाँ पर देखिए एक NH2 हो जाए, इधर एक NH2 हो जाए, ठीक। ये हो गया देखिए प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन के रूप में बात किया गया। तृतीयक के बारे में बात करेंगे तो 3 जगह एमीन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो एमीन की ये महत्वपूर्ण रूप से देखिए मैंने पहले बताया था कि देखिए एमीन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? तो वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाते हैं, यानी वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डी उपकोष में भर जाते हैं, उससे हम लोग डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में जाए उनको एफ ब्लॉक का तत्व। जैसे स्कैंडियम हो गया, स्कैंडियम का कितना होता है, 21 होता है। अब इसको लिखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। तो यहाँ पर देखिए 2 6 2 6 2 1, तो यहाँ देखिए 10 हो गया, 10 10 20 1 21, तो कहाँ गया ये D1 में गया। तो इसको हम लोग कहेंगे ये डी ब्लॉक का तत्व है, यानी वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरा जाता है उसको डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका पूरा क्रम होता है, ये आप बाउ का नियम 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 8s। तो इस तरीके से देखिए ये आप बाउ का नियम था, इसके बेस पर जो पूरी बात करनी थी। डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो कुछ लोगों का देखिए यहाँ पर लिख के दिखाना था, डी ब्लॉक का, एफ ब्लॉक, इसके मैंने मान लीजिए स्कैंडियम का लिखा, इट्रियम का, इट्रियम कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, लेंथेनियम में कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है ना। एक्टिनियम का फिर ऐसे ही, तो ऐसे आप लोग को लिख के दिखाना था, स्कैंडियम, इट्रियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हॉफनियम, सोडियम। जैसे ये ब्लॉक में कुछ लोगों का लिख दीजिए, यहाँ पर CE का लिख दीजिए, ठीक है ना। यूरेनियम का जैसे 92 होता है, 92 लिख दीजिए। थोरियम हो गया, तो कुछ लोगों का लिख के दिखा देना था बस आप लोग को। केवल रासायनिक समीकरण देना था रिलेशन। देखिए ये भी बहुत सिंपल पूछा गया, ऐसा नहीं है कि ये भी बहुत कठिन है। देखिए ये जो प्रश्न है आप लोगों का, प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लगवाया हुआ प्रश्न है, ऑफलाइन में बहुत अच्छे से आप लोगों को देखिए वाष्प दाब में अवनमन संबंधित राउल्ट के नियम का उल्लेख करना है। देखिए राउल्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और राउल्ट के नियम पर सवाल भी पूछा गया है, ठीक है ना। उप सहसंयोजक यौगिक के लिए देखिए VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है क्या है और उसके सिद्धांतिक कमियों का उल्लेख करना है, उप सहसंयोजक यौगिकों के महत्व को समझाना है, ठीक है दोस्तों। तो ये था प्रश्न आप लोग का। चलिए आगे हम थोड़ा सा और भी डिस्कस कर लेते हैं। 2025 में आप लोग ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करिएगा DJ सर चैनल के साथ जुड़कर, और साइंस साइड की क्लासेस भी मिलेंगे आप लोग को बाकायदे स्मार्ट क्लासेस पर। एमिनो अम्ल तथा न्यूक्लिक अम्ल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। देखिए एमिनो अम्ल या तो न्यूक्लिक अम्ल पर टिप्पणी देना है। इसके अथवा में देखिए जो प्रश्न दिया गया था सिंपल प्रश्न था, विटामिन के स्रोत और विटामिन की कमी के कारण होने वाले रोग। विटामिन A B C D E, देखिए B और C देखिए यहाँ पर, और कीड़ा KEDA। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, जल में घुलनशील हो गया, ये वसा में घुलनशील जल में, और ये किस में होते हैं, वसा में घुलनशील। देखिए विटामिन A का नाम, विटामिन B का नाम, विटामिन C का नाम, विटामिन D का नाम, स्कार्बिक अम्ल हो गया। देखिए यहाँ पर मतलब होता है ना, थायमिन होता है, विटामिन B का नाम, D का नाम, तो ऐसे ही इफिलोक्विनोन ना। तो कई प्रकार के देखिए यहाँ विटामिन का नाम है, और उसके बाद कमी के कारण होने वाला रोग जो है
कौन कौन सा और स्कर्वी रोग हो जाता है, हड्डी में सूखा रोग वाली बात हो गई कि तो सब है। आप इधर ईजी है, पूरा इतिहास की तरह लिखना था बस आपको, ठीक है, सिंपल था ये पूरा का पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। इसमें देखिए प्रश्न जो पूछा गया है और उस सूत्र के बेस पर यहाँ पर ये पूरा दिया गया था, इसके बेस पर देखिए पहचान कर लिखना था। अथवा में देखिए केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, बेंजोइक अम्ल से बेंजीन, ये है ये प्रश्न, इस तरीके से आपका प्रश्न था, ठीक है दोस्तों। ये देखिए क्यूमिन से फिनॉल प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण देना है, क्यूमिन वाला पूरा अच्छे से बताया गया था बाकायदा आप लोगों का। चलिए ये था दोस्तों, देखिए यहाँ पर ऑफलाइन की बात हो रही है, मैं ऑनलाइन में भी डीजे सर मैथ्स वाले चैनल पर देखिए दोस्तों, इसका डीजे सर मैथ्स जो चैनल है, डीजे सर मैथ्स, ये डीजे सर चैनल पर जो आपको मिल रहा है, ये इसी पर देखेंगे आपको एक अदर चैनल मिलेगा डीजे सर मैथ्स पर, जो है इस पेपर का अच्छे से सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो 2025 में यदि आप बैठने वाले हैं एग्जाम में, तो आपके लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और साथ ही साथ जो बच्चे बहुविकल्पी वाले के लिए कन्फ्यूज थे वो भी अपने क्वेश्चन को मिला चुके हैं। तो डिस्टेंस ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे ज़बरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय के गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।